गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बेटा वेक्टर्स के बाद तुरंत बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें बेटा कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये सिर्फ 2023 स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। दिस वीडियो डजंट बिलोंग्स टू 2024 स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सीबीएसई हर साल कोई ना कोई सिलेबस में अप्स एंड डाउन करता है। तो कुछ भी बेटा अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, कुछ भी कट सकता है, कुछ भी नया इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो इसलिए मैं स्ट्रिक्टली ये कह रहा हूं कि बेटा जो इस साल +1 कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखने की कोशिश ना करें और इस वीडियो से आगे अपना मतलब कि अपने नॉलेज को या अपने बोर्ड एग्जाम्स की नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी शुरू ना करें, क्योंकि बेटा इस बात का सीधा रिलेशन है कि यहां पर हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो इस बार 2023 में नहीं आ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर में आएंगे। तो इसलिए बेटा ये स्ट्रिक्टली मैं पहले बता दूं आपको कि ये जो वीडियो तैयार की जा रही है ये सिर्फ 2023 स्टूडेंट्स के लिए ही है। बेटा और दूसरी बात बेटा, ये वेक्टर्स एंड 3D दोनों चैप्टर कंबाइंड होकर इंटीग्रेशन के बाद दूसरे हाईएस्ट मार्क्स स्कोरिंग मार्क्स के हैं, हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स के ये चैप्टर्स हैं। तो इस बात का सब बच्चों ने बहुत ध्यान रखना है। और बेटा अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए बेटा इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री क्या है। इसमें बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस और उनके रिलेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे बेटा डायरेक्शन रेशियोज है, सो डायरेक्शन रेशियोज और ये क्या है बेटा, अगर हमें 2 पॉइंट दे दिए जाएं बेटा, अलग अलग तरीके से डायरेक्शन रेशियोज निकलते हैं। अगर एक लाइन दी हुई है तो उसका डायरेक्शन रेशियोज किस तरीके से होंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्लेन दिया हुआ है उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेटा जो डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे निकलते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेटा जैसे कि हमको चैप्टर से ही पता लग रहा है कि दिस इज द चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब हमारे पास तीन एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इस हिसाब से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों के होंगे, x1, y1 एंड z1। और सिमिलरली बेटा यहां पर जो दूसरे कोऑर्डिनेट होंगे वो x2, y2 एंड z2 होंगे। और डायरेक्शन रेशियोज बेटा कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखिए। डायरेक्शन रेशियोज, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज बिटवीन द 2 पॉइंट्स, कैसे फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो बेटा ब्रैकेट इस तरीके से इसकी डालनी है, डायरेक्शन रेशियोज हो या डायरेक्शन कोसाइंस हो उनके ब्रैकेट बेटा इस तरीके से डालनी है आपने। और बेटा ये डायरेक्शन रेशियोज आपके 2 पॉइंट्स के हमने कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को या कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके x को x में से माइनस करना है, y को y में से, z को z में से माइनस करना है और ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे z2 माइनस z1। और बेटा इनको डायरेक्शन रेशियोज को मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इनको स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c भी कहते हैं। स्मॉल a मींस x2 माइनस x1, स्मॉल b मींस y2 माइनस y1 एंड स्मॉल c मींस z2 माइनस z1। और सिमिलरली बेटा आगे चलते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस बेटा सेम है, बस डायरेक्शन रेशियोज को सारे डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करने के बाद उनकी एडिशन x2 माइनस x1 का स्क्वायर और उनका स्क्वायर रूट, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर देना है आपने एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट y2 माइनस y1 के नीचे भी यही लिखना है सारा कुछ, x2 माइनस x1 कंप्लीट स्क्वायर, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। और सिमिलरली बेटा z2 माइनस z1 होल स्क्वायर रह गया, एंड एक्सक्यूज मी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और नीचे लिख देते हैं बेटा थोड़ा स्पेस की कमी के कारण z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये सारा कुछ ही स्क्वायर रूट में है। ये डायरेक्शन रेशियोज क्लोज हो गए। तो बेटा जो x2 माइनस x1 अपॉन ये सारा है इसको हम L कहते हैं, स्मॉल l। और y2 माइनस y1 ये कंप्लीट सारा ये स्मॉल m हो जाएगा।
और Z2 माइनस Z1 अपॉन कंप्लीट सारा वो n हो जाएगा। और याद रखिए इनका रिलेशन LMN का L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होगा। सो डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर बेटा कोई लाइन, इफ एनी लाइन makes alpha, beta and gamma with x-axis, y-axis and z-axis तीनों के साथ अगर एंगल बनाता है तो बेटा उस केस में डायरेक्शन को साइंस आपके, लिसन केयरफुली, डायरेक्शन को साइंस आपके cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आ जाएगा। और सिमिलरली बेटा इसका रिलेशन भी सेम तरीके से है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ये बेटा जो थ्योरी होगी, ये फर्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी होगी, इससे रिलेटेड अभी हम एग्जांपल सारे के सारे डिस्कस करेंगे। बट याद रहे बेटा कि इस चैप्टर में जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे फॉर्मूलाज याद है तभी आप सेकंड एक्सरसाइज की तरफ स्विच करें, क्योंकि बेटा ये सेकंड एक्सरसाइज में ये वाले फॉर्मूले दोबारा से फिर रिपीट होंगे। एडिशन सेकंड एक्सरसाइज के कुछ और फॉर्मूले भी आएंगे। सिमिलरली थर्ड एक्सरसाइज में जो फॉर्मूलेज होंगे बेटा वो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज इसमें ऐड होंगे और थर्ड एक्सरसाइज के एडिशन में और आएंगे फॉर्मूलाज। तो ये याद रहे कि ये आपस में कनेक्टेड एक्सरसाइजेज हैं। सो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए बेटा बेटा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। सो 3 एक्सिस के साथ एक लाइन जो है एंगल बना रही है। सो 90, 60 एंड 30, 90 डिग्री विद x एक्सिस, 60 डिग्री विद y एक्सिस एंड 30 डिग्री विद z एक्सिस, एंड वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो बेटा बहुत आसान है। सो डायरेक्शन कोसाइंस cos 90 डिग्री and this is cos 60 डिग्री and this is cos 30 डिग्री। और उसके बाद बेटा cos 90 की वैल्यू 0 and cos 60 की हाफ and cos 30 डिग्री की वैल्यू फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया है, डायरेक्शन कोसाइंस आ गई है। और सिमिलरली अब हम सीधा ही डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 2 की तरफ स्विच कर रहे हैं। और उसमें क्या है बेटा कि डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए हुए हैं, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियोज एक लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए जाते हैं दैट इज 2 -1 एंड -2, 2 -1 एंड -2 ये डायरेक्शन रेशियोज दिए जाते हैं। तो हमने डायरेक्शन को साइंस निकाले बेटा, अभी हमने फॉर्मूला किया। सो डायरेक्शन को साइंस बहुत ही आसान है, दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट और इसके बाद इसका स्क्वायर एंड देन -1 का भी स्क्वायर एंड देन -2 का भी स्क्वायर। और सिमिलरली बेटा सबका हमने ऐसे ही करना है। अभी जो हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया वही हम फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। सो दैट इज 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर एंड अगेन -2 का स्क्वायर और लास्ट में -2 और वो भी सेम प्रोसेस के साथ 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर। और ये बेटा हमारा जो आंसर है वो आ गया 4 + 1 + 4 -1 that is 4 + 1 + 4 and again it is -2 with 4 + 1 + 4 and this comes out to be 9 का स्क्वायर रूट बेटा 3 हो गया, again this is 3 and again this is 3। सो बेटा ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए। और सिमिलरली बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 भी बेटा सेम है, दैट द फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। एक लाइन की हमने डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड करने हैं और उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो फाइंड करने हैं बेटा वो दे आर पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। लाइन किस पॉइंट में से पास कर रही है, दैट इज -2
4 and -5, and similarly next is 1, 2 and 3. तो सबसे पहले बेटा हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। जो फर्स्ट फॉर्मूला किया था उसके हिसाब से डायरेक्शन रेशियोज, मैं डीआर लिखूंगा बेटा डायरेक्शन रेशियोज को, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। x2 minus x1, 1 minus of -2, ओके, एंड नेक्स्ट इज 2 minus 4, बिल्कुल ठीक है, एंड देन 3 of -5, ओके। सो ये आ जाएगा बेटा 1 plus 2, माइनस एंड माइनस इज प्लस, एंड 2 minus 4 is -2, एंड 3 plus 5 is 8। और ये डायरेक्शन रेशियोज जो हमारे आ गए हैं बेटा 3, -2 एंड 8 आ गए हैं। और फिर डायरेक्शन को साइंस निकाले हैं जो कि हमने यहां पर निकाले हैं, और वही हम अभी यहां पर साइड में निकालेंगे। सो देखिए जरा यहां पर डायरेक्शन को साइंस डीसी कह देते हैं इसको। सो ये क्या है 3, बिल्कुल ठीक है, अपॉन अंडर रूट इन तीनों का स्क्वायर बेटा, 3 का स्क्वायर इज 9, -2 का स्क्वायर इज 4 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। तो बेटा बारी बारी उसको रिपीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही लिखेंगे इसको, और हमें तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को साइंस निकालने आने चाहिए, और वही हम आगे फर्दर सॉल्व करते जा रहे हैं। सो दिस इज 9, 4 एंड 64, एंड दिस कम्स आउट टू बी बेटा 3/77 विद अंडर रूट, ओके, -2/77, and this is 8/77. So these are the direction cosines। हमने किस तरह से 2 पॉइंट दिए हुए थे, हमें डायरेक्शन रेशियोज पहले निकाले, और डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन यहां पर भी हमने निकाले हैं, और वही चीज हमने यहां पर भी फॉलो की है। सो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। सो बेटा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस जब निकालने हैं, ध्यान से देखिए, हेलो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, सो ये कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए। सो बेटा इसके लिए हमें सबसे पहले एंगल्स का पता होना चाहिए। x एक्सिस में एंगल, क्योंकि x एक्सिस पे ये है, तो x एक्सिस पे जो फर्स्ट एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, और बाकी एक्सिस जो होंगे बेटा 90 डिग्री पे होते हैं। सो यहां पर हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो cos 0 डिग्री, दिस इज cos 90 and it's again cos 90. So this comes out to be cos 0 degree is 1, cos 90 is 0, and this is again 0. ये आंसर आ गया आपका। सिमिलरली बेटा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस यहां पर निकाल लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस। अब y एक्सिस की बात की है तो y वाला एंगल 0 डिग्री का होगा, बाकी दोनों 90 के होंगे, 90 डिग्री, ओके, बिल्कुल ठीक है। एंड देन उसके बाद cos 90 डिग्री, वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। अगर आपको वैल्यूज आती हैं फिर आपके लिए बहुत आसान चीज है ये, और ये 0, 1 एंड 0 हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। और सिमिलरली बेटा अगर ये, अब मैं आपको ये बता दूं, ये वाली चीजें जो है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में दोबारा से ये सम्स रिपीट होने वाले हैं, तो इसलिए बेटा इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। ये मत समझिए कि ये बहुत आसान सी चीज है, हमें आ गई है, ठीक है, ओके, डन है, कर लेंगे, बट ये बेटा मिसलेनियस में जब दोबारा रिपीट होगी तब आपको दिक्कत आएगी, तब आप तब तक भूल भी जाओगे। तो इसीलिए इसको ध्यान से जरा नोट रखें। एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस, और z एक्सिस के लिए, अब क्योंकि z एक्सिस की बात कर रहे हैं तो z का एंगल जो होगा वो 0 होगा, बाकी दोनों 90 के होंगे, बिल्कुल ठीक है। और फिर वही बात cos 90, again cos 90, and then is cos 0 degree. So this comes out to be 0 value, this is again 0 and this is 1. So 0, 0 and 1 are the direction cosines. And the last example of first exercise, क्योंकि बेटा एक्सरसाइज में भी सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सो लास्ट एग्जांपल है शो दैट, एग्जांपल नंबर 5, शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमने 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करना है। कोलिनियर होता है जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। तो वो हमने अब कैसे डिस्कस करना है, कैसे हमने इसको प्रूव करना है। एक तो हमने वेक्टर्स मेथड में, हमने वेक्टर जो चैप्टर था, वेक्टर चैप्टर में हमने 2 या 3 तरीकों से आई थिंक सो हमने कोलिनियर प्रूव किया था। एक ये तरीका है बेटा डायरेक्शन रेशियोज का, इससे थोड़ा आसानी से आ जाएगा हमारा आंसर। सो देखिए जरा ध्यान से, a 2 3 and -4, ओके,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी जो है पॉइंट दैट इज 1 - 2 and 3, ओके ठीक है। एंड द सी पॉइंट, हेलो हेलो, सी पॉइंट 3, 8 and -11। ध्यान दीजिए जरा बेटा। अब यहां पर डायरेक्शन रेशियोज कोई भी दो पॉइंट्स के निकाल लीजिए। ए बी का, ए और बी का निकाल लीजिए, और उसके बी और सी का निकाल लीजिए, या फिर ए और बी का और ए और सी का निकाल लीजिए, या बी और सी का और ए और सी का निकाल लीजिए। तो जैसे भी आपको जो कन्वीनियंट लगता है वैसे आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। हम ए बी एंड बी सी का निकालेंगे। सो क्या हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2 इज, चलो ये कर ही लेते हैं हम, एंड देन इज -2 - 3 एंड देन 3 माइनस ऑफ -4, सो 3 + 4 हो जाएगा ये, और ये -1 आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो minus and minus and plus is 7. So next is direction ratios of BC. It's very simple, very convenient. x2 - x1, 3 - 1। डायरेक्शन रेशियोज का बेटा प्रोसेस वही है जो हमने शुरू से डिस्कस करते आए हैं, एंड दैट इज -11 - 3। सो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 2 minus plus 8 + 2 is 10 and this is -14। सो बेटा दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ चुके हैं, ये हमें नजर आ रहे हैं। सो बेटा अब हम इनको डिवाइड करके इनकी रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो निकालनी है, सो डायरेक्शन रेशियो की रेशियो निकालेंगे। जैसे फर्स्ट को मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ए बी एंड सी होता है, सिमिलरली ये भी, तो दोनों का अलग अलग नेमिंग कर देते हैं, A1/A2, ये वाला ए एंड ये वाला ए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, -1/2 आ गया, बिल्कुल ठीक है। B1/B2 करके देखिए, ठीक है जी, कर लेते हैं, -5/10, -5/10 इज अगेन -1/2। देन C1/C2, C1/C2 इज 7/14। चलिए नीचे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो माइनस नीचे लगाया, ऊपर लगाया, एक ही बात होती है बेटा, -1/2 फिर से आ गया। और क्या हुआ, ये तीनों रेशियोज हमारी इक्वल आ गई। जब ये तीनों रेशियोज इक्वल आ जाएगी देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। Therefore, point A, B and C are collinear। बात खत्म। इसके बाद इस तरीके से बेटा ये फर्स्ट एक्सरसाइज की एग्जांपल्स हो गई हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज में जो बेटा सम्स हैं, इसमें जो बेटा फर्स्ट सम है वो हमने एग्जांपल में डिस्कस कर लिया है, थर्ड भी हमने डिस्कस कर लिया है, फोर्थ भी डिस्कस कर लिया, फिफ्थ भी। जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी ये चारों के चारों क्वेश्चन एग्जांपल्स में हो गए हैं, वैल्यूज अलग के साथ, तो वो अपने आप करना है बेटा आपने। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हैं हमसे। सो फिलहाल बेटा हम जो है 11.1 एक्सरसाइज का, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 11.1 का जो मैंने कहा था कि बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है, वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करिए, विच मेक इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एंगल्स इक्वल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो एंगल सारों के इक्वल है तो एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फा लेट कर लेते हैं, वाई के साथ भी अल्फा एंड जेड के साथ भी अल्फा। सो उसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे आपके, कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा। इट्स वेरी सिंपल। और इनके स्क्वायर का सम हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि 1 होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो जब ये 1 के इक्वल आ गया है तो ये 3 cos स्क्वायर अल्फा दैट इज आल्सो इक्वल टू 1, एंड दिस मींस व्हाट, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। और उससे क्या हुआ, cos अल्फा बन गया, cos अल्फा की वैल्यू +-1/√3। तो हमारे पास बेटा डायरेक्शन कोसाइंस +-1/√3 तीनों ही आ चुके हैं, और यही आंसर है, यही इसका आंसर है। और सिमिलरली अगर बेटा ये क्वेश्चन आता है कि इफ अ लाइन मेक्स, ध्यान से सुनिए, इफ द लाइन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुन लीजिए। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, इफ अ लाइन, सॉरी, if a line
makes alpha, beta and gamma with x-axis, y-axis and z-axis prove that cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus 1 is equals to 0. This we have to prove बेटा. So हमें मालूम है अल्फा बीटा गामा इसके एंगल्स हैं, तो हमें मालूम है कि cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, और डायरेक्शन रेशियोज का सम हमें सबको मालूम है कि 1 होता, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, आई थिंक सो, सॉरी, सो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, एंड डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम होगा वो स्क्वायर का सम हमें सबको मालूम है कि वो इक्वल टू 1 होता है. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1. सो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बेटा 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2 होता है. ये बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए. ये हमने पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जब हमने शूट की थी बेटा उसमें वीडियोस में, उसमें भी ये फॉर्मूला उस समय लिखाया गया था आपको. और 1 प्लस cos 2 अल्फा, सिमिलरली 1 प्लस cos 2 बीटा अपॉन 2 एंड 1 प्लस cos 2 गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. और बेटा अब इसका हम 2 एलसीएम लेकर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 प्लस cos 2 अल्फा प्लस 1 प्लस cos 2 बीटा, क्योंकि सबका एलसीएम 2 आ जाएगा और कोई किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये बेटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा. और हमें मालूम है 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3. सो नो प्रॉब्लम, हमारा आंसर आया पड़ा है. हमारा आंसर आ चुका है बस 1-2 लाइन के बाद. 1 plus 1 is 3 minus 2. It's very simple. और इसकी जगह पे 1 लिखेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने. सो बेटा उसके लिए ये फॉर्मूला जो है, ये वाला जो स्टेप है, ये आपको आना चाहिए, फिर ही आप कर सकते हैं, नहीं तो बाबा जी के ठुल्लू पड़ेगा नंबरों में भी, कुछ नहीं मिलने वाला अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं. सो इसके बाद बेटा हम सीधा ही सेकंड एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं. सो बेटा इस क्वेश्चन में भी लेट अल्फा 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 बी द डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स भी कहा जा सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एंगल्स विच द लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. और एक बार और बता दूंगा आपको बेटा कि अगर ये लिखा होगा कि अल्फा बीटा एंड गामा मेक्स एन एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसमें बेटा एक्सिस के जो स्पेलिंग है ना वो AXES लिखेगा. इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक्सिस की बात कर रहा है. जितनी भी एक्सिस उस सम में होंगे वो सारे के सारे एक्सिस की बात यहां पर कर रहा है अगर AXES लिखता है तो. ये बात आपने ध्यान रखनी है. सो अब हम 11 पॉइंट. सो बेटा अब हम इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने जा रहे हैं, और ये बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन हर एक की 2 फॉर्म में निकलेगी, एक वेक्टर फॉर्म एक कार्टेशियन फॉर्म. तो वेक्टर फॉर्म में बेटा ये लाइन इस तरह से लिखी है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट A एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर. ध्यान दीजिए यहां पर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, पैरेलल टू द गिवन वेक्टर B. तो इसकी बेटा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन जो है ये आपने याद रखनी है. वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन होगी वो होगी R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर. और याद रखिए लैम्डा के साथ जो B वेक्टर लिखा गया है वो कुछ और नहीं है, वो डायरेक्शन रेशियोज है. याद रखिए इस बात को कि जो लैम्डा के साथ, लैम्डा एक स्केलर है बेटा, इसका कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट एक लैम्डा हमने एक स्केलर के तौर पे पॉइंट को और डायरेक्शन रेशियोज को डिफरेंट करने के लिए, कुछ डिफरेंस शो करने के लिए हमने लैम्डा लगाया है. याद रखिए लैम्डा जो है डायरेक्शन रेशियोज के साथ हमेशा लगता है, पॉइंट के साथ डायरेक्शन लैम्डा नहीं लगेगा. सो ये आपकी बेटा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई, सॉरी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई है. और अब हम बेटा कार्टेशियन फॉर्म में निकालने जा रहे हैं. तो कार्टेशियन फॉर्म में याद रखिए एक बात को, जब भी आपको थ्रू आउट द चैप्टर आर वेक्टर दिया जाएगा, थ्रू आउट द चैप्टर आर वेक्टर दिया जाएगा, तो आर की जगह पे आपने हमेशा ही एक्स आई वाई जे एंड जेड के ही लिखना है. एक्स वाई जेड इन जनरल हमने पॉइंट लिखना है. और ए वेक्टर को हम लेट कर लेते हैं, ए वेक्टर को कोई भी पॉइंट मान लीजिए, x1 y1 z1 मान लीजिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता। और बी वेक्टर को आप जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो b1 b2 एंड b3 मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा दैट इज b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। सो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, जैसे वेक्टर चैप्टर में हमने किया था कि आई कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लीजिए, आई कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लीजिए। यहां पर x है, बहुत अच्छी बात है, यहां पर x1 है, यहां पर लैम्डा b1 है, तो x1 प्लस लैम्डा b1 कॉमा, कहानी शुरू। अब j कंपोनेंट को कंपेयर करिए, ठीक है जी कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू व्हाट, y1 प्लस लैम्डा b2, ठीक है जी। बेटा ये डेरिवेशन इसलिए कराई जा रही है क्योंकि बेटा जब आपको सम आएगा वेक्टर फॉर्म में, आपने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना होगा, यही प्रोसेस फॉलो करना है। ये नहीं है कि डायरेक्ट लिख देंगे आंसर, इसी प्रोसेस के अंडर ही चलेगा सारा सिस्टम। सो z कंपोनेंट, सॉरी k कैप के साथ z कंपोनेंट था, यहां पर z1 था, बिल्कुल ठीक है, एंड देन इट इज b3 लैम्डा। अब क्या हो जाएगा, हमने लैम्डा की वैल्यू इसमें से निकालनी है, कैसे निकालेंगे, x माइनस x1 अपॉन b1, लैम्डा आ गया, बहुत अच्छी बात है। y माइनस y1 अपॉन b2, ये भी लैम्डा आ गया। z माइनस z1 अपॉन b3, ये भी लैम्डा की इक्वल आ गया। ये तीनों लैम्डा की इक्वल आ गए, यानी ये तीनों भी इक्वल हैं, ठीक है जी, कर देते हैं इक्वल। अब ध्यान से देखिए जो बात मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही एसेंशियल बात है जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है कहीं पर भी, वो याद रखिए, वो नोट करने वाली बात है। ये आपकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ चुकी है, लैम्डा को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि लैम्डा की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है और इसका क्यों बताया जा रहा है हमें, वो इसलिए बताया जा रहा है बेटा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको x के साथ 1 की जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, 1 की जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, तो वो आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दूसरी बात कुछ और का मतलब है कि नेगेटिव साइन भी नहीं होना चाहिए साथ में, ये ना हो कि यहां पर माइनस एक्स लिखा हो, माइनस x1 लिखा हो, आपका ये ठीक है, कुछ लिखने को मना किया था, साइन तो नहीं मना किया, साइन भी मना किया है, साइन भी मना किया है, कोई नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। इसके साथ x ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये y भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, z भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके बाद ये x1 y1 z1 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे तो ज्यादा बेटर है। और b1 b2 b3 ध्यान दीजिए यहां पर, अब जो जरूरी बात बताने जा रहा हूं, b1 b2 b3 किसी भी लाइन को पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद जो आपके b1 b2 b3 आएंगे वो आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, वो आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए तौर पे बता दूं आपको, ये देखिए ध्यान से, 2x माइनस 1 अपॉन 5, ओके, 3y माइनस 2 अपॉन 6, ओके ठीक है, 4y माइनस 3 अपॉन 7, चलो हम ऐसे ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो अब कोई पूछे डायरेक्शन रेशियो, आप बताएंगे कि 5 6 एंड 7, जो कि गलत है, सिंपल, इट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि बेटा दिस इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ये 2 को कैसे गायब करें यहां से, ये ऊपर न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालिए, निकाल लिया। अब यहां पर तो 2 है नहीं, कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अब यहां से 3 कॉमन निकालिए, जो भी उसके साथ होगा वो आपने कॉमन निकालना है, और अगर वहां पर वो चीज नहीं है तो उससे डिवाइड भी करना है। और सिमिलरली यहां पर 4 कॉमन निकालिए, एंड दिस इज 3/4। आई थिंक सो बात समझ में आती है। और अब बेटा ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं और यहां पर 2 लिख रहा हूं, इसको इससे काटा, ये 2 आ गया, और ये 4 रिमूव होकर नाउ इट इज 4। और अब कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज, मैं कहूंगा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए डायरेक्शन रेशियोज इसके 5/2 और 2 और 7/4 आ गया।
अगर तो बेटा इस तरीके से दी हुई है ऑप्शंस में तो ठीक है, और अगर आपको ऑप्शंस नहीं दी हुई है तो आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 आ गया एलसीएम, तो यहां पर 4 को हमने डिवाइड किया 2, 5 2 10, 4 2 8 और ये 7। और जो बेटा डिनोमिनेटर में 4 होता है वो उसको हम डायरेक्शन रेशियो में रिमूव कर सकते हैं। और वो क्यों रिमूव करते हैं वो बेटा आगे जाकर प्लेन में हमें ये समझ आएगी बात कि हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज के नीचे कोई भी चीज होती है तो रिमूव क्यों करते हैं, या कुछ भी डायरेक्शन रेशियोज में से कॉमन निकालते हैं तो क्यों रिमूव करते हैं। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज 10 8 एंड 7। जो आपके 5 6 एंड 7 आ रहे थे अब वो आपके 10 8 एंड 7 आ रहे हैं। सो एक्चुअल डायरेक्शन रेशियोज ये है। तो ये आपने ध्यान रखना है बेटा कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। 2 पॉइंट फॉर्म में ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, वहां पर भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए। कोई भी आपने स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। और ये वाले बी ये आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। लाइन के नीचे जो लिखे जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद वो आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ये आपको पहचान होनी जरूरी है क्योंकि आगे जाकर इसके रिलेटेड सम्स आएंगे। सो नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। यहीं पर इसको हम थोड़ा सा वैल्यूएट कर लेते हैं, इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब हम 2 पॉइंट्स की बात करेंगे। 2 पॉइंट्स ए एंड बी, बिल्कुल ठीक। अब इसकी वेक्टर फॉर्म ये भी हटा ही देते हैं एक बारी। सो वेक्टर फॉर्म बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स। अब मैंने कहा था आपको डायरेक्शन रेशियोज, और मैंने ये भी कहा था कि फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले सेकंड एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब 2 पॉइंट दिए हो तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालना है, दोनों पॉइंट्स को माइनस करके। तो कर दीजिए माइनस, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दिस इज योर आंसर। सो नो प्रॉब्लम, ये हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई है। और अब हम फर्स्ट पॉइंट को हम x1 y1 एंड z1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे पॉइंट को हम x2 y2 एंड z2 मान लेते हैं। अब क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि r वेक्टर को हमेशा x y एंड z की फॉर्म में लिखना है, और वो ही मैं लिखने जा रहा हूं। xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू व्हाट, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स x2i प्लस y2j प्लस z2k। ये b वेक्टर हो गया, माइनस ए वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब यहां पर क्वेश्चन एक और उठता है कि हम किसको पहले माने, ए वेक्टर जो पहले दिया हुआ उसी को ए माने और दूसरे को बी मान ले, वो आपकी मर्जी है। चाहे आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट याद रहे कि अगर आपने इसको ए मान लिया है तो माइनस करते समय भी उसी को ए मानना है। जो सेकंड वेक्टर है अगर आपने उसको यहां पर माना है, सेकंड वेक्टर को आपने यहां पर फर्स्ट वेक्टर माना है, तो यहां पर माइनस करने के समय भी सेकंड वेक्टर को ही फर्स्ट के पोजीशन में रखना है। ये याद रहे आपको। सो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो फिर वही हमने कंपोनेंट्स कंपेयर करने हैं, तो देखिए जरा ध्यान से। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो इसके साथ की दोनों फॉर्म्स के साथ की एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, जो कि 100% मैं कम कहूंगा, 1000% बोर्ड में आना ही आना है। 1000% बोर्ड में आना ही आना है, नोट कर लीजिए बात को। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी। तो बेटा i को i से माइनस किया, j को j से, बहुत अच्छी बात।
एंड के को के से। और अब कंपेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1. So this comes out to be x minus x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस, बेटा अब ये लैम्डा के इक्वल आ गया है तो डायरेक्टली लिख लेते हैं y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड दिस इज z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. और याद रखिए ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और जो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है बेटा लाइन के, वो ही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, पर शर्त वही रहेगी यहां पर भी कि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. अब ये दोनों फॉर्म के साथ की मैं एग्जांपल्स कराने जा रहा हूं, और उसके बाद हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस के बारे में बात करेंगे. सो बेटा फर्स्ट जो फॉर्म की थी उसके साथ की एग्जांपल देखिए. अब जरा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, यहां पर लिखी हुई है आपके बोर्ड के ऊपर कि 6 एग्जांपल है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 469. सो क्या है? फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 2 एंड -4. 5, 2 और -4 से पास कर रही है, बिल्कुल सही बात है. दिस इज योर पॉइंट, ओके, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर. पैरेलल टू द वेक्टर किसके पैरेलल है? पैरेलल किसके है? 3i. पैरेलल टू द वेक्टर ही लिख लेते हैं, फिर नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. 3i प्लस 2j माइनस 8k. सो बेटा ध्यान दीजिए यहां पर कि हमें वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकालनी है. तो हमें मालूम है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और हमें मालूम है कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो डायरेक्ट भी वेक्टर फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो डायरेक्ट ही इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, पर हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस लिखनी कैसे है, इस बारे में. और कंडीशंस भी याद होनी चाहिए कि 2 पॉइंट्स में पास कर रहा है तो कैसे करना है, 1 पॉइंट में से पास कर रहा है तो कैसे करना है, ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. सो उसके बाद क्या होगा? आर वेक्टर की जगह पे हम लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहां पर 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 8k. अब फिर वही बात बेटा, वही कंपैरिजन, वही सारा कुछ. I cap is equals to 5 plus 3 lambda. It's very simple. Y is equals to J वाली चीजें कंपेयर करिए. ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, लिखिए, क्या प्रॉब्लम है? लिखिए अपनी अपनी कॉपी में अपने आप. प्लस 2 लैम्डा एंड Z is equals to -4 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इट इज -8 लैम्डा. सो इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? x minus 5 upon 3 is equals to lambda. It's very simple. Y minus 2 upon 2, it's again equal to lambda. And Z plus 4 upon -8, this is equal to lambda. और तीनों अगर लैम्डा के इक्वल आ जाते हैं तो हम तीनों को ही इक्वल रख देते हैं. वाह जी वाह, हाँ जी, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही जी. मेरे हिसाब से बात समझ में आती है. और यहां पर आपका ये सारा का सारा सम कंप्लीट हो गया और आपके फ्री फंड के नंबर तैयार हो गए. तो इस चैप्टर में एक सबसे फ्री फंड के नंबर है बेटा, पर शर्त यही है कि आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एग्जांपल नंबर 7. जो हमने वेक्टर इक्वेशन में लाइन निकालनी है, दैट इज पासिंग थ्रू, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स में से पास करी है, पर वेक्टर इक्वेशन में निकालनी है सिर्फ. तो कोई बात नहीं, -1 0 2. 2 पॉइंट्स कौन से हैं? -1 0 2.
और मैं फर्स्ट पॉइंट को ही ए वेक्टर मानूंगा और सेकंड पॉइंट को बी वेक्टर मानूंगा ताकि बी माइनस ए कर सके। तो उसमें बेटा कंफ्यूजन नहीं रहती है कोई भी। सो 3 4 6, सो दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, क्या था, ए वेक्टर था, बिल्कुल ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, इट्स वेरी सिंपल, यू नो, माइनस आई प्लस 0j प्लस 2k। इट्स इजी, इट्स वेरी इजी, आई थिंक सो, इट्स वेरी इजी। और b माइनस ए, दिस इज b, दिस इज i, करिए माइनस 3i प्लस 4j प्लस 6k minus this point, no problem, minus I plus 0j plus 2k. It's easy, it's very easy, I think so. So क्या हो गया ये, माइनस आई प्लस 0j प्लस 2k, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एंड प्लस 3i प्लस i, इट्स 4i, 4j माइनस 0j, 4j, ठीक है, 6k माइनस 2k, अरे सारे ही 4 आ गए, क्या बात है, 3 चौके इकट्ठे, वाह वाह। सो दिस इज योर आंसर। सो ये बेटा हमारा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन आ चुकी है, और अब हमने एक अलग टाइप का सम करना है। वो अलग टाइप का सम क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन में सम दिया हुआ है, वी हैव टू चेंज इनटू वेक्टर फॉर्म। अब तक हम वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आ रहे थे, अब हमने कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में जाना है। देखें जरा एग्जांपल नंबर 8, और उसके बाद डायरेक्ट ही हम जो स्विच होंगे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस की तरफ, जो कि 1000% श्योर है कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। सो बेटा इस इक्वेशन में कार्टेशियन इक्वेशन हमें दी हुई है, वी हैव टू चेंज दिस इनटू द वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले हमने सबसे पहले ये देखना है कि इज दिस इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी बिल्कुल है, सिर्फ एक माइनस का गड़बड़ है, x माइनस x1, वो हम अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यहां पर x, y एंड z तीनों पॉजिटिव विद 1 कोफिशिएंट, एक ही कोफिशिएंट होना चाहिए 1, तो वो है ही, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पर थोड़ा सा चेंज करके माइनस और -3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर तो है ही चेंज, वाह भाई वाह। और लास्ट में भी ऐसे कर सकते हैं ताकि z माइनस z1 अपॉन b3। तो अब हमारा जो पॉइंट आ गया, पॉइंट क्या आ गया, -3, 5 एंड -6, ये हमारा पॉइंट आ चुका है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोस हमारे 2 4 2 ही हैं, बिल्कुल ठीक है। और अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं, और वेक्टर फॉर्म में बेटा अब मेरे हिसाब से यहां पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पॉइंट पता लग गया, पैरेलल टू गिवन वेक्टर पता लग गया। अब आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर ए वेक्टर हमारे पास ये पड़ा है, -3i प्लस 5j माइनस 6k और प्लस, ये बेटा मैं इसलिए सिखा रहा हूं कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए, क्योंकि बेटा जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस करेंगे तो वो बेटा अकेला हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे। अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन आपको दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को आ जाता है और वो कहता है कि इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे देता है, तो आपको पहले उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद बेटा हम उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि बेटा मैं आपको ज्यादा फॉर्मूलेस के चक्कर में नहीं डालना चाहता। सबसे बड़ी +2 के बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो फॉर्मूलाज याद नहीं करना चाहते। तो इसीलिए बेटा थोड़े कम फॉर्मूला कराकर इसको वेक्टर फॉर्म में ही हम आपको सॉर्ट आउट करना सिखाएंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस वेक्टर फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं। कार्टेशियन फॉर्म की हम बात भी नहीं करेंगे। अगर कार्टेशियन फॉर्म में सम आता है तो आपको पहले वेक्टर फॉर्म में, जैसे ये चेंज कर रहा हूं मैं, वैसे ही आपने चेंज करना है। सो लैम्डा 2i प्लस 4j प्लस 2k, और ये आपका बेटा जो है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। सो इसके बाद बेटा हम सीधा ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है। क्योंकि बेटा अब बात क्वेश्चन उठती है कि बच्चे कहेंगे एंगल बिटवीन द टू लाइंस तो कराया नहीं, तो बेटा एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज नॉट इन योर सिलेबस ऑफ +2 पॉइंट ऑफ व्यू।
और हमें सिर्फ जो हमारे सिलेबस में है दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस ही है। तो पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में मैं अभी बता दूं आपको थोड़ा सा। अब छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में एक और फॉर्मूला परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस का बता देते हैं, वो आपके सिलेबस में जरूर है बट एंगल बिटवीन द टू लाइंस वो नहीं है। सो पैरेलल लाइंस के बारे में जो बताऊंगा मैं बेटा आपको, ध्यान दीजिए। हेलो हेलो, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बारे में, दो पैरेलल लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियोज हमें मालूम है, A1 B1 एंड C1, A2 B2 एंड C2। तो बेटा याद रखिए कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइंस are always equal। सिमिलरली परपेंडिकुलर लाइंस में अगर यही परपेंडिकुलर लाइंस हो, डायरेक्शन रेशियो यही हो तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 होता है, पर याद रहे वो भी तब जब लाइन आपकी कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। शर्त है बहुत बड़ी, ठीक है जी। सो बेटा 1000% श्योर है कि आपको 1000 ना कहते चलो आप 100% ले लेते हैं। 100% श्योर है कि जो बोर्ड एग्जाम्स में आएगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइंस वो होती है बेटा जो पैरेलल तो नहीं होती पर ये कभी मिलती भी नहीं है, ये मिलेंगी भी नहीं, वो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का होना जरूरी है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। उसके बाद बेटा ये इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। अब मैंने आपको ये बताया था कि यहां पर कुछ भी हो स्केलर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कभी हमने पहले भी यूज नहीं किया, अब भी यूज नहीं करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को SD से डिनोट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसका बेटा फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1। सो दोनों पॉइंट्स को आपस में माइनस करिए। पहले पॉइंट की इक्वेशन में से इस पॉइंट को a1 मानिए हर बारी, इसको a2 मानिए, और इसको b1 और इसको b2 मानिए, और फिर b1 क्रॉस b2 करिए, वो हमने वेक्टर्स में सीख लिया था। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट भी हमने वेक्टर्स में कर लिया था। और उसके बाद b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, और उसके बाद सारे आंसर का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्यों निकालना है? क्योंकि बेटा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। क्या पता इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आंसर नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने मैग्नीट्यूड लगाना है। सो बात समझ में आई थिंक सो आ रही है। और इसके बाद बेटा हम डायरेक्ट ही एग्जांपल नंबर 11 करने जा रहे हैं, और वो देखिए ध्यान से। एग्जांपल नंबर 11, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, स्क्यू लाइंस। अब दो लाइंस के बीच में, स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक ही एग्जांपल है, उसके साथ का ना एनसीईआरटी में ना कहीं और एक्स्ट्रा सम है, एक ही एग्जांपल है। पैरेलल लाइंस के बीच में भी हम अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सिखाएंगे, पर सबसे पहले स्क्यू लाइंस में r वेक्टर इज इक्वल्स टू, r वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस j प्लस लैम्डा, दैट इज 2i माइनस j प्लस k, और r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस k प्लस म्यू, दिस इज 3i माइनस 5j प्लस 2k। सबसे पहले बेटा आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बताया गया है वो लिखना है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। याद रखिए बेटा ये क्वेश्चन के फ्री फंड के नंबर हैं, पर अगर आप अपनी कैलकुलेशन सही रखेंगे तो ये कंडीशन याद रखिए। सो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, बहुत सही है, बिल्कुल सही है। तो इसके बाद बेटा हमने
ये भी एक्सप्लेनेशन देनी है, क्योंकि ये सब बेटा आपको 4 मार्क्स में आएगा, तो हर चीज की एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो A1 वेक्टर किसको माना है ये बताना पड़ेगा हमें एग्जामिनर को, I प्लस जे को माना है जी। और B1 वेक्टर किसको माना है? B1 वेक्टर हम मान रहे हैं 2i माइनस जे प्लस के। लैम्डा के बाद वाला B होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था। और A2 वेक्टर किसको मान रहे हैं हम? 2i प्लस जे माइनस के। और B2 वेक्टर किसको मान रहे हैं? दैट इज 3i माइनस 5j प्लस 2k। और इसके बाद बेटा A2 माइनस A1 करिए, बिल्कुल करेंगे जी। A2 माइनस A1 कर लेते हैं, इन दोनों को वेक्टर्स को माइनस कर दीजिए। 2i प्लस j माइनस के माइनस i प्लस j। 2i में से i कम किया तो i आ गया, j में से j कम किया तो 0j आ गया, बहुत अच्छी बात है। माइनस के तो अकेला ही रह गया बेचारा, इसके साथ कोई नहीं था। अब B1 क्रॉस B2 कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपने जो नॉन मेडिकल मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स में भी कर रखा है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। और वैसे भी अगर बेटा जिस बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तो वो वेक्टर्स चैप्टर की वीडियो में क्लियर किया गया है। और अगर उसमें डिटर्मिनेंट भी नहीं आता है जिसको बेचारे को, तो वो डिटर्मिनेंट की भी हमने वीडियो डाली हुई है, और डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है वो भी सीख सकता है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B1 क्रॉस B2 I J एंड K, और B1 के कोफिशिएंट लिख दीजिए 2 माइनस 1 एंड 1, 3 माइनस 5 एंड 2। तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, जो इसकी लाइन में नहीं आता I के, -2 + 5, -2 + 5, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए। -j 4 - 3, ठीक है कोई बात नहीं। और ये तो 3 बहुत छोटा लिखा गया। प्लस के -10 + 3, दिस इज 3i -j -7k। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, ताकि हम डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट भी कर दें। और 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, एंड दिस इज 7 का स्क्वायर 49, -7 का स्क्वायर आई थिंक सो दिस इज √59। अब बेटा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट ही निकालेंगे, हमने फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। सो दिस इज I प्लस 0j माइनस के डॉट 3i -j -7k डिवाइड बाय √59। और बेटा इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i को i के साथ किया 1 होता है, हमें मालूम है। j को j के साथ कर नहीं सकते क्योंकि यहां 0 है, और k को k के साथ किया तो वो भी 1 होता है, और माइनस और माइनस प्लस होते हैं। और हमारा आंसर चलो पॉजिटिव ही आ गया, कोई बात नहीं। और ये आ गया हमारा आंसर 10/√59 यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। और आप चाहें तो रैशनलाइज कर लीजिए, वैसे आंसर यही है बुक में। सो इसके बाद हम बेटा पैरेलल लाइंस का निकालेंगे, और फिर हम 11.2 कंप्लीट कर देंगे। उसमें बेटा सारे सम्स इसी के साथ के हैं जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की एग्जांपल्स हैं, वो 1-2 एग्जांपल्स आपको बता देंगे, और उसके बाद बेटा हम फिर 11.3 के बाद में बात करेंगे। सो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। नाउ अब हम मुझे कैसे पता लगा पैरेलल लाइंस है? उसने तो लिखा नहीं है बुक पे, उसने लिखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस। पर मुझे कैसे पता लगा कि पैरेलल है? यहां से देखिए ध्यान से, 2, 3 एंड 6, 2, 3 एंड 6 दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम आ गए। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि अगर डायरेक्शन रेशियो 2 लाइंस के सेम हो तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो अब इसका फॉर्मूले में बेटा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हम B1 क्रॉस B2 करते हैं, B1 क्रॉस B2 करेंगे तो बेटा डिटर्मिनेंट में 2 लाइनें सेम हो जाएंगी, और अगर 2 लाइनें सेम हो गई तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो गई तो आप A2 - A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, वो भी 0 हो जाएगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया।
तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो नहीं सकता, तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहले क्या करना है, ये करना है a2 माइनस a1 क्रॉस अकेला b। अब आप कहोगे अकेला b क्या है, किसको मर्जी मान लो, इसको मान लो या उसको मान लो, अकेला b ही मानना है, दोनों तो सेम है। तो उसके बाद इसका मॉड और डिवाइड बाय b का मॉड, और उसके बाद आपको मालूम ही है। सो a1 वेक्टर क्या है, i प्लस 2j माइनस 4k। a2 वेक्टर क्या है, a2 वेक्टर है 3i प्लस 3j माइनस 5k। और b वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k है। अब क्या करना है, अब हमने a2 माइनस a1 करना है। करिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सब्ट्रैक्शन है, सीधी बातें हैं। एंड माइनस i प्लस 2j माइनस 4k, 3i minus i is 2i, 3j minus 2j is j, minus 5k plus 4k is minus k। कोई बात नहीं। अब a2 minus a1, हेलो, ध्यान दीजिए, यहां पर a2 minus a1 क्रॉस b करना है, और कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको पहले लिखा है उसके कोफिशिएंट पहले लिखने हैं, ये याद रहे। जिसको दूसरे नंबर पे लिखा है उसके कोफिशिएंट्स हमने बाद में लिखने हैं, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो i 6 इसकी लाइन से गया, दिस इज 6 प्लस 3, क्योंकि ऊपर जाते वक्त साइन चेंज करते हैं, ठीक है, कर देते हैं। और माइनस j 12 प्लस 2, 12 प्लस 2, क्यों प्लस 2, क्योंकि ऊपर जाते वक्त साइन चेंज करना है। और फिर k का क्या करना है, 6 माइनस 2, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस कम्स आउट टू बी 9i माइनस 14j प्लस 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, वाह भाई वाह, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो निकाल लेते हैं, कहां जा रहे हैं, 9 9 81, 14 14 196 प्लस 16 स्वाहा, और ये हो गया 293, वाह जी वाह। अब b का मैग्नीट्यूड भी निकालिए, यार ये तो बहुत आसान है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, प्लस कर दीजिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, वाह भाई वाह। और ये 4 प्लस 9 प्लस 36, वाह 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 वाह। और ये 49 का स्क्वायर रूट 7। और उसके बाद बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, सीधा ही आंसर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, √293 अपॉन 7 यूनिट्स। दिस इज योर आंसर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और स्क्यू लाइंस का हमने इससे पहले कर लिया था, जो कि 100% ये दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। पर याद रहे कि बेटा, अगर आपको, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी होगी तो बेटा उसको आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में दी होगी तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद उसको वेक्टर फॉर्म में लेकर आना है, और वेक्टर फॉर्म के बाद ये सारा प्रोसेस आपने फॉलो करना है। ज्यादा फॉर्मुलेस के चक्कर में नहीं डाल रहा हूं, कार्टेशियन फॉर्म का जरूर एक फॉर्मूला आता है, बट मैं ज्यादा चक्रों में नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि बेटा फॉर्मूलाज बहुत पहले ही हो जाते हैं, तो जितना अवॉइड हो सके उतना ज्यादा बेटर है स्टूडेंट्स के लिए, यू नो, आई नो। ओके, सो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं बेटा। 11.3 प्लेन है, और प्लेन में से सम पक्का आएगा, 5 नंबर का सम पक्का आएगा, और केस स्टडी भी आ सकती है। सो प्लेन के बारे में बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। सो बेटा, लास्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का।
तो बेटा थोड़ी कंफ्यूजन थी लास्ट टाइम कि शायद 11.3 आपके सिलेबस में है, बट 11.3 इज नॉट इन योर सिलेबस। कंप्लीट प्लेन टॉपिक आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। और अभी आपको बताएंगे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस आपने करने हैं। और 11.2 में बेटा कुछ भी डिलीटेड नहीं है। 11.2 में से सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ये हम डिस्कस करेंगे और ये दोनों फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे कि दोनों फॉर्म्स में एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैसे निकालना है। जैसे कि अगर वेक्टर फॉर्म में है तो कैसे निकालना है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो कैसे निकालना है। सो सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म वाला करते हैं बेटा। तो दोनों के पहले फॉर्मूलाज लिख देते हैं, उसके बाद हम सम को आगे प्रोसीड करेंगे। आर वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं अभी। वेक्टर फॉर्म में एंगल बिटवीन द टू लाइंस, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। सो बेटा ये ध्यान रहे कि हमने जब भी एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालना है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था लेक्चर, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस दोनों के लिए हमने डायरेक्शन रेशियोज की बात की थी। यहां पर भी हम डायरेक्शन रेशियोज की ही बात करेंगे। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये तो हो गया बेटा वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हमने एंगल कैसे निकालना है। और अब कार्टेशियन फॉर्म में देखिए जरा। कार्टेशियन फॉर्म में सबसे पहली कंडीशन जो कल भी डिस्कस की थी, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी जरूरी है, तभी आपका एंगल निकलेगा। सो x माइनस x1 अपॉन चलिए डायरेक्शन रेशियो से a1 मान लेते हैं, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 यहां पर लिख लीजिए कार्टेशियन फॉर्म और y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन c1 और x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। सो अब हमने एंगल कैसे फाइंड करना है, प्रोसेस वही रहेगा, डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई करेंगे। a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 डिवाइड बाय अंडर रूट इनका तीनों का स्क्वायर का सम, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और सिमिलरली यहां पर भी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो बेटा ध्यान रहे इस बात का कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट करना है चीज यही आएगी सेम टू सेम। कैसे आएगी देखिए ध्यान से। अगर हम i को i से करते हैं तो ये आ गया, जेड से जे करेंगे ये आ जाएगा, के से के करेंगे तो ये आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड हमें सबको मालूम है कि मैग्नीट्यूड को हमने वेक्टर चैप्टर में डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरीके से बेटा हमने दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। हमें जो भी इक्वेशन दी जाएगी कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में, तो हमने अलग अलग फॉर्मूले लगा के करने हैं। पर जो कल मैंने बात बताई थी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, वो हम वेक्टर फॉर्म में ही करेंगे, दूसरे फॉर्मूले की तरफ स्विच नहीं होंगे। ये फॉर्मूला इसलिए कराया गया क्योंकि बेटा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो बेटा यही बनता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बताया गया है। सो अब हम बेटा सम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 जो कि वेक्टर फॉर्म में है, और एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि कार्टेशियन फॉर्म में होगा। सो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 4k। ओके, पर हमें मालूम है कि जब हमने एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालना है तो इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता। ज्यादा रोल क्या नहीं है तो होता ही नहीं है रोल इसमें कोई भी। हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज का रोल होगा।
I प्लस 2J प्लस 2K, और इट्स वेरी सिंपल यू नो। इसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ही सीधे सीधे तरीके से इसका आंसर आ जाएगा म्यू। अब आप देखेंगे जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा और ये चीज कैसे आती है, अभी आप देखेंगे, देखना जरा। सो म्यू इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 6k। सो बेटा सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज करनी है, चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, चाहे एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड राइट डाउन फर्स्ट अ फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बेटा, अब कई बार क्वेश्चन ये भी उठता है स्टूडेंट के दिमाग में कि क्या एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो बेटा एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल जो है उसके बारे में जो डिस्कशन है वो मतलब कि अगर जो हम जेईई मेन वगैरह की तैयारी करते हैं उसमें ज्यादा डिस्कशन होती है, बट यहां पर जो ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल्स की बात नहीं होगी। यहां पर डायरेक्ट आपको एंगल निकालने को कहा जाएगा और आपने सीधा सीधा फॉर्मूला करना है, और वो बेटा थोड़ा सा वास्ट में है, थोड़ा उस टॉपिक को ज्यादा इलेबोरेट कर देते हैं, ज्यादा उसको खींचते हैं उस टॉपिक को। अगर मैं हिंदी में कहूं तो उसको ज्यादा खींचा जाता है उस टॉपिक को, अगर जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसीलिए बेटा यहां पर डायरेक्ट ही हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और हमें मालूम है बेटा कि B1 नजर आ रहा है। B1 क्या है? I प्लस 2J प्लस 2K। सिमिलरली हमें B2 भी नजर आ रहा है, एंड दिस इज B1, दिस इज B2। डायरेक्शन रेशियोज की कहानी सबकी जुबानी। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गई। अब यहां पर बेटा हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? I का कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड K के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कर कर, और ये बेटा हमें नजर आ रहा है कि ये 1 प्लस 4 आ गया, एंड दिस इज 9, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। और सिमिलरली यहां पर B2 को फिर वही कहानी सबकी जुबानी, 2 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, और ये आ गया 9 प्लस 4 इज 13 प्लस 36 इज 49, और अंडर रूट ऑफ 49 हमें मालूम है ये 7 होता है। अब डायरेक्ट हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट भी करेंगे। ध्यान से देखिए जरा, हेलो हेलो, ध्यान से देखिए। 2K डॉट 3i प्लस 2J प्लस 6K और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारा 3 आया था, एक 7 आया था। ओके, अब देखिए बेटा यहां पर जो ये चीज है, ये देखिए ध्यान से, ये A1 है, ये A2 है, और अगर मैंने आपको पहले वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट में बताया था, वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट में, कि I को I के साथ करेंगे तो 1 आएगा, तो A1 इंटू A2 3 आ गया, B1 इंटू B2 2 2 4, J को J के साथ करेंगे 1 आएगा, I को J के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आता है। सो और K को K के साथ किया वो भी 1, दैट इज अगेन ओके 12, और ये आ गया 21। सो ध्यान से देखिए जरा, इधर 19/21 आ गया है, और हमारा जो एंगल आ गया है वो आया है cos इनवर्स 19/21। सो cos इनवर्स 19/21। तो यही मैंने आपको बात बताई थी बेटा कि डॉट प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर फॉर्म में एंड कार्टेशियन फॉर्म में जो होता है, हमने जो किया है ये वाला, जो दोनों फॉर्मुलेस किए हैं वो एक दूसरे की हेल्प से निकल रहे हैं, तो इसलिए कोई ज्यादा अंतर नहीं है इनमें, और हम कर भी सकते हैं आसानी से। पर याद रहे, जब कार्टेशियन फॉर्म में सम आएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं वो बात को, कि भूलना नहीं है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। सो बेटा अब जो कार्टेशियन फॉर्म में है, और ये लास्ट एग्जांपल होगी आज की, जो बेटा इस वीडियो की होगी, और इसके बाद हमें आपको बताएंगे कि 11.1 और 11.2 तो कंप्लीट है आपके सिलेबस में, और उसके साथ की मैंने सारी की सारी एग्जांपल्स आपको करा दी हैं। और जो मिसलेनियस है बेटा, तो मिसलेनियस के साथ की एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो आपको करा दिए जाएंगे। बट मिसलेनियस एक्सरसाइज के कितने सम्स आपके सिलेबस में है वो अभी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा।
सो 11.3 टोटली प्लेन 100% कट चुका है आपके सिलेबस में से, ये याद रखिए। कोई प्लेन और लाइन के बीच में एंगल आ जाए, कोई प्लेन और प्लेन के बीच में, ऐसा कुछ नहीं आने वाला आपको। और प्लेन की इक्वेशन निकालनी है अलग अलग फॉर्म्स में, वो ऐसा कुछ भी आपको नहीं आने वाला। सो देखिए जरा बेटा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालना है और हमें नजर आ रहा है कि यहां पर हमें डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हैं और दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डायरेक्शन रेशियोज यहां पर ऐसे करके लिख लीजिए, L1 ये ऐसे करके लिख देते हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2। तो लिखते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 के डायरेक्शन रेशियोज 3, 5 एंड 4 है, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 के डायरेक्शन रेशियोज बेटा 1, 1 एंड 2 है। तो अब हमने एंगल निकालना है cos थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, सॉरी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सो बेटा डायरेक्ट आंसर आ चुका है 3। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी वेरी इजी। दिस कम्स आउट टू बी 9 प्लस 25 प्लस 16 एंड 1 प्लस 1 प्लस 4। और उसके बाद बेटा ये किस तरह से कन्वर्ट हो गया है, 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16। ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज 50 को कैसे लिख सकते हैं, 5√2। बहुत सही है, क्योंकि 25 2s are 50 और 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली √6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर और बाहर आएगा, और भी चीज फड़फड़ा रही है अंदर, जो बाहर आने के लिए उतावली हो रही है। अब देखिए कैसे, 5 और इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 4√3, 4 3 12, और 4 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है 12 होता है, सॉरी 2 होता है, और 2 5 10√3। और इसको रैशनलाइज कर लीजिए और इसको काट भी लीजिए, 8 and 5। √3 into √3 is 3, 3 5 are 15, 8√3 upon 15, and what is your theta? Theta is cos inverse 8√3 upon 15। So इसी तरीके से बेटा ये सारे के सारे आपके जो थे टाइप्स सारी की सारी करा दी गई हैं, कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से अगर कोई बच्चे को डाउट आता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अब बेटा 11.1 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 11.1 एंड 11.2 कंप्लीट आपके सिलेबस में है, और 11.3 कंप्लीटली डिलीटेड है। और याद रखिए कि ये कल कंफ्यूजन मुझे इसलिए हो गई थी क्योंकि लास्ट ईयर 11.3 सिलेबस में थी, तो इसीलिए कह रहा हूं कि बेटा ये जो वीडियो तैयार की जा रही है ये सिर्फ 2023 स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए की जा रही है। और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको एग्जाम्पल नंबर 30, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके जो सिलेबस में है वो एग्जाम्पल नंबर 30 है, और उसके बाद क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 6, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th 10th एंड 11th, 9 10 एंड 11, और उसके बाद 9 10 11, ओके, and then is question number 20, या और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो ये बेटा 10 क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, 6 ये हो गए, 7 8 9 10। तो अगर इन क्वेश्चन में बेटा अगर कोई आपको डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक एग्जांपल में साथ में है एग्जांपल नंबर 30, मिसलेनियस एक्सरसाइज में यही आपको 10 क्वेश्चन आपके सिलेबस में है 11, और बाकी 11.1 एंड 11.2 कंप्लीट आपके सिलेबस में है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।